अब जियाओनिंग खाना बना रही होती है कि तभी कॉल आता है टेंगजू का और वो उसे नीचे मिलने को बुलाता है। जब वो नीचे जाती है तो टेंगजू उसके लिए जॉब प्रपोजल लेके आया होता है कि अब तुम मेरी कंपनी में काम करो और गुचुएन की कंपनी छोड़ दो। वो उसे मना करती है और बोलती है कि मैं जहाँ अभी हूँ मैं वहाँ अच्छे से एडजस्ट कर चुकी हूँ, तो थैंक यू, आपका ऑफर बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर अभी मैं जहाँ हूँ मैं वहीं काम करना चाहती हूँ। टेंगजू फिर भी उसे बार बार कन्विंस करके कह रहा होता है कि तुम्हें जल्द से जल्द सक्सेसफुल होना होगा, क्योंकि और भी बहुत ज़्यादा आर्किटेक्ट हैं इस दुनिया में और मैं तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ, जितनी गुचुएन की कंपनी कर रही है उससे कई ज़्यादा। पर जियाओनिंग फिर भी मना करती है। पर अब टेंगजू उसको पकड़ के उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, बार बार उसे फोर्स करने लगता है। जियाओनिंग को अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। वो उसका हाथ हटाती है और बोलती है कि मुझे पता है सक्सेसफुल होने में टाइम लगेगा और मैं पूरा टाइम लेना चाहती हूँ, मैं हर दिन एक स्टेप लेना चाहती हूँ और अभी फ़िलहाल मेरे एग्ज़ाम भी हैं, तो मैं ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहती। मैं इस चीज़ के बारे में पहले से ज़्यादा फोकस्ड हूँ कि करियर में मुझे क्या करना है। फिर भी आपने ऑफ़र दिया है तो मैं सोच के आपको बताऊंगी कि मेरा फ़ैसला क्या है। और वो वहाँ से चली जाती है, पर टेंगजू के मुंह पे साफ निराशा दिख रही होती है। अब आ जाता है वो दिन जहाँ पे इन सारे लोगों को देनी है प्रेजेंटेशन। सारे लोग वेट कर रहे होते हैं अपनी टर्न का, क्योंकि अंदर प्रेजेंटेशन देनी है। तभी वो जब अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि स्क्रीन पे तो पहले से ही उनका बनाया हुआ डिज़ाइन दिख रहा है। सारे लोग काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। चैंगरेन की तो हालत ही ख़राब हो जाती है कि किसी ने उनका डिज़ाइन कॉपी कर लिया है, अब वो क्या करेंगे। चैंगरेन तभी गुचुएन से बोलता है कि ये प्रोजेक्ट तूने ही प्रिपेयर किया है, अब तू ही फैसला ले कि तुझे क्या करना है। इतने में टेंगजू भी आता है ये बताने के लिए कि सारी कंपनीज को एक प्रॉपर टाइम मिला है, तो तुम लोग जल्दी से अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि उसे मन ही मन में तो पता ही है कि उनका डिज़ाइन तो कॉपी हो चुका है और वो फंस चुके हैं। गुचुएन कहता है हम क्विट नहीं करेंगे, हम इतने दूर आए हैं। और वो फाइनली उस प्रोजेक्ट की मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव दे देता है प्रेजेंटेशन के लिए। जैसे उसका प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है स्क्रीन पे तो कोई अलग ही डिज़ाइन दिखाई देता है। वो डिज़ाइन तो होता ही नहीं है जो उनकी कंपनी ने प्रिपेयर किया है। चैंगरेन हो जाता है शॉक्ड। यहाँ पे गुचुएन अपना डिज़ाइन एक्सप्लेन करता है और टेंगजू के मुंह पे टेंशन साफ दिखाई दे रही होती है, क्योंकि सु मेनली ने उसको कोई अलग ही डिज़ाइन दिया है। सु मेनली भी काफ़ी घबराई हुई होती है कि आखिर उनका प्लान कैसे काम नहीं किया। गुचुएन सारी प्रेजेंटेशन खत्म करता है, उसका डिज़ाइन काफ़ी इंप्रेसिव होता है। तभी टेंगजू उठ के कहता है कि तुमने ये डिज़ाइन स्टार्टिंग में सबमिट नहीं किया था, ये तो दूसरा डिज़ाइन है। वो कहता है कि मुझे अचानक से एक नया आइडिया आया तो मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई, क्यों कोई प्रॉब्लम है क्या। इतने में डायरेक्टर जू उठते हैं और कहते हैं कि जब तक का कोई अच्छा डिज़ाइन हमारे सामने है हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सारे लोग क्लैप करने लगते हैं। पर चैंगरेन को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर हुआ क्या है। वो जियाओनिंग की तरफ देखकर पूछता है कि क्या तुम्हें इस बारे में पता था। जियाओनिंग तभी बताना शुरू करती है और हम फ्लैशबैक पे जाते हैं। दरअसल सारी प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद गुचुएन एक दूसरी प्रेजेंटेशन पे काम कर रहा था और वो प्रेजेंटेशन जियाओनिंग को काफ़ी पसंद आई। साथ ही उसने अपने इनपुट्स भी दिए और नए नए आइडियाज़ दिए गुचुएन को उस प्रोजेक्ट के लिए। उस पर भरोसा दिखा के गुचुएन ने ये पूरा का पूरा मॉडल जियाओनिंग को सौंप दिया और बोला कि तुम एक अच्छा डिज़ाइन क्रिएट करना। और जो डिज़ाइन आज गुचुएन ने बताया है वो डिज़ाइन जियाओनिंग ने ही प्रिपेयर किया था गुचुएन की हेल्प से। चैंगरेन अब ड्रिंक्स के साथ खुशी मना रहा होता है, सबको थैंक यू बोल रहा होता है कि आज उनकी मेहनत की वजह से इतना अच्छा डिज़ाइन उसकी एक छोटी सी कंपनी प्रेजेंट कर पाई है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। गुचुएन भी बोलता है कि अब सारे लोगों की मेहनत की वजह से ही हम लोग यहाँ तक का पहुँचे हैं। तभी उनका एम्प्लॉय चैंगडोंग उठ के बोलता है कि दरअसल ये हम सारों की मेहनत नहीं है, हमारी जो मेहनत थी वो तो किसी ने कॉपी कर ली थी, ये मेहनत तो गुचुएन ने की है। अगर उन्होंने दूसरा डिज़ाइन प्रिपेयर नहीं किया होता तो आज हम बहुत बुरा फंस चुके होते। गुचुएन तभी कहता है कि नहीं, ये सिर्फ हमारी नहीं या मेरी नहीं, हम सभी की मेहनत है और अगर किसी को क्रेडिट देना ही है तो हमें जियाओनिंग को देना चाहिए, क्योंकि जो भी आज मैंने प्रेजेंटेशन दी है वो सारा का सारा आइडिया जियाओनिंग का था। और फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम इस डिज़ाइन को बैकअप की तरह रख लें, और जब आज हमारा डिज़ाइन कॉपी किया गया तो ये हमारे पास बैकअप की तरह था और हमें काफ़ी हेल्प की। सारे के सारे लोग अब जियाओनिंग को हीरो बोलने लगते हैं, उसे थैंक यू कहने लगते हैं कि आज उसकी वजह से उनकी कंपनी की रेपुटेशन जो बनी है। जियाओनिंग तो बहुत इमोशनल हो जाती है और बोलती है बॉस ये ना मेरे खुशी के आंसू है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तभी चैंगरेन अनाउंस करता है कि मुझे नहीं पता अभी तक का, क्योंकि रिजल्ट नहीं आए हैं, मैं अवार्ड जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, पर जितनी प्रेजेंटेशन दी है उस हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो इसी खुशी में अनाउंस करता है कि 3 दिन की मैं सब लोगों को छुट्टी देता हूँ।
जियाओनिंग बोलती है ये काम को हम यूज कर सकते हैं पता करने के लिए कि आखिर किसने हमारा डिजाइन कॉपी किया है। गुचुएन तभी बोलता है कि बाहर का कोई भी नहीं आया है, इतना मैं श्योर हूँ क्योंकि सीसीटीवी में कुछ भी नहीं कैद हुआ है कि बाहर का कोई आया हो, तो ये काम ज़रूर कंपनी से में ही किसी ने किया है और हमारा डिज़ाइन वाली कंपनी को दिया है। जियाओनिंग कहती है तो हमें फिर पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। गुचुएन कहता है नहीं, जिसने भी ये हरकत की है उसने हमारी कंपनी में काफ़ी ज़्यादा काम किया होगा, तो मैं उसकी रेपुटेशन ख़राब नहीं करना चाहता और मैं चाहता हूँ कि वो इंसान खुद आके अपनी गलती एक्सेप्ट करे और अपोलोजाइज करे। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। सु मैनली का तो पूरा का पूरा मुंह ही उतर जाता है। वो बाद में जाके टेंगजू से मिलती है और टेंगजू उसे बहुत डांट रहा होता है कि वो एक काम ढंग से नहीं कर सकती। वो बताती है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है क्योंकि गुचुएन और जियाओनिंग ने छुप के ये प्रोजेक्ट बनाया था और बैकअप की तरह रखा था, पर टेंगजू का तो हो जाता है प्लान फेल और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। जब जियाओनिंग और गुचुएन के घर जाते हैं तो वो बोलती है कि पता नहीं किसने ही हमारा डिज़ाइन चोरी किया होगा। तभी गुचुएन कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि किसने किया। वो पूछने लग जाती है कि कौन है वो। गुचुएन बताता है वो और कोई नहीं सु मैनली है। जियाओनिंग तो बहुत ही चौंक जाती है। वो बोलती है कि जब से मैं इस ऑफिस में आई हूँ उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। जब मुझे कुछ समझ नहीं आता था उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया है। वो आखिर ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा कैसे वो आपको धोखा दे सकती है और इस कंपनी को भी। गुचुएन तभी बोलना शुरू करता है कि मुझे भी ऐसे ही लगता था। तभी हम फ्लैशबैक पे जाते हैं और हमें दिखता है कि उस रात जब जियाओनिंग बारिश में जाने से डर रही थी तो सु मैनली के मुंह से निकल गया था कि उस बिल्डिंग में रुकना कितना ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग हो सकता है किसी भी इंसान के लिए। गुचुएन ने उसे इस बारे में तो कुछ बताया नहीं था और किसी को इस बारे में पता भी नहीं था कि वो उस बिल्डिंग में ट्रैप हुई थी। उसको शक होता है और वो जाकर उस बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है तो पता चलता है कि सु मैनली ने ही जियाओनिंग को उस बिल्डिंग पे उस रात लॉक किया था जानबूझ के। वो ये भी बताता है कि पूरी मीटिंग के दौरान उसको बार बार कॉल और मैसेजेस आ रहे थे और प्रेजेंटेशन से पहले भी वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, तो उसी ने ये काम किया है। वो फिर भी कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसने ऐसा क्यों किया। उसने हमारी कंपनी में पूरे 6 साल काम किया और मैं उस पर बहुत भरोसा करता हूँ, पर फिर भी वो ऐसा क्यों करेगी। तभी वो टॉपिक चेंज करते हुए बोलता है कि चलो इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी 3 दिन की छुट्टी है तो हम कहीं घूमने चलते हैं। जियाओनिंग बोलती है मेरे पास प्लान है। गुचुएन कहता है अच्छा क्या, और वो तभी उसके गालों पर किस कर लेती है और बोलती है ये है मेरा प्लान। दूसरे दिन दोनों साथ में अपनी छुट्टी मनाने निकलते हैं कि दूर से सु मैनली उन दोनों को देख रही होती है। वो कुछ बोलना चाह रही होती है पर उन दोनों को साथ में देखकर वो पलट जाती है और कुछ नहीं बोल पाती। अब जियाओनिंग, गुचुएन और उसकी आंटी और ग्रैंड माँ चल पड़ते हैं और वो उन्हें लेकर जाता है उनके पुराने घर पे। वहाँ जाके उसकी ग्रैंड माँ और आंटी काफ़ी सैड हो जाते हैं क्योंकि अब उनका भाई और उनका बेटा ग्वांगदा यहाँ पे नहीं है और पुराने घर में उनकी बहुत सारी यादें हैं। जियाओनिंग तभी बोलती है मैं यहाँ पे आप लोगों को रिफ्रेश कराने लाई हूँ तो प्लीज़ आप दुखी फील मत करो। गुचुएन कहता है कि जियाओनिंग का प्लान है कि वो इस पूरे घर को रेनोवेट करके बहुत सुंदर बना देगी, पर उसकी ग्रैंड माँ तो भूल ही जाती है कि गुचुएन कौन है। उन्हें बताना पड़ता है कि ये जियाओनिंग का बॉस है। तभी आंटी और ग्रैंड माँ घर देख ही रहे होते हैं कि जियाओनिंग उन्हें देखकर इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि मैंने इस सीनरी को बस ऐसे ही इमेजिन किया था कि मेरी ग्रैंड माँ और आंटी यार्ड पे घूम रहे हैं और पूरे यार्ड पे अलग अलग तरह के फ्लावर्स हैं और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। गुचुएन कहता तुम्हें अचानक क्या हो गया। जियाओनिंग कहती बस मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई हूँ। फिर वो अपनी ग्रैंड माँ के साथ जाती है एक पास की नदी में और वहाँ पे बात करने लगती है कि कैसे वो बचपन पे वहाँ पे स्विमिंग किया करती थी और उसकी ग्रैंड माँ उसे बार बार रोकती थी कि कहीं वो गिर ना जाए। ऊपर से गुचुएन और उसकी आंटी देख रहे होते हैं। उसकी आंटी कहती है कि भले ही जियाओनिंग ने बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स किए हैं पर वो ना उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है सोशलाइज करने में, तो अगर वो कोई मिस्टेक कर ले तो प्लीज़ उसका ख्याल रखना। जियाओनिंग से क्या तुम सच में बहुत प्यार करते हो। गुचुएन कहता है हाँ मैं उसे काफ़ी पसंद करता हूँ। और रही बात माफ़ करने की तो वो सारे लोगों को झेल रही है और उसने बहुत सारे लोगों की गलतियों को माफ़ किया है, मेरी इंक्लूडेड। ये सुन के उसकी आंटी के मन में थोड़ी राहत मिलती है और वो वहाँ से चली जाती है। अभी जियाओनिंग उसे कॉल करके पूछती है कि दोबारा से मेरी आंटी तुमको कुछ कह रही थी। गुचुएन कहता हाँ वो कह रही थी कि अगर तुमने जियाओनिंग को थोड़ा सा भी दुख पहुंचाया तो मैं तुम्हें इस नदी में फेंक दूंगी और सारी मच्छियों को तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगी ताकि वो तुम्हें खा ले। जियाओनिंग कहती है फिर मैं जल परी बन के आपको बचा लूंगी और बस स्माइल करने लगती है। वहीं इधर चैंगरेन और जाओयन की भी काफ़ी अच्छी पड़ रही होती है। वो उसे ऑफिस से भी लेने जाता है। एक दिन वो दोनों ही मिल के फ्यूज सही कर रहे होते हैं कि इतने में जाओयन को कॉल आता है। वो कॉल उठाने जाती है कि तभी
बिजली का झटका लग के चैंगरेन नीचे गिर पड़ता है और उसके पीठ में बहुत बुरी तरह लग जाती है। जाओयन उसकी पीठ की मालिश कर रही होती है और मालिश करते करते चैंगरेन बोलता है, एक कैंडल लाइट, सारी की सारी चीजें कितनी रोमांटिक है ना, क्या हम कुछ करें? जाओयन बोलती है, नहीं कुछ भी नहीं। तभी वो अचानक से इमोशनल होकर कहने लग जाती है, मैं बहुत डरी हुई हूँ। चैंगरेन कारण पूछता है तो वो कहती है, मैं इसलिए डरी हुई हूँ क्योंकि तुम अभी तक का इतनी लग्जरी लाइफ में जियो, क्योंकि तुम्हारे पास इतने पैसे जो हैं, तुम इतने अमीर जो हो, पर अब तुम इतनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हो मेरे साथ सिर्फ मजे के लिए। जब तुम बोर हो जाओगे उसके बाद तुम दोबारा से अपनी लग्जरी लाइफ में वापस चले जाओगे और मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। चैंगरेन तभी बोलता है कि मैं जब बहुत छोटा था तब मैं अपनी माँ के साथ अब्रॉड चला गया था, वहाँ मुझे अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ा था और तब से लेके अब तक का मैं खुद ही अपना ख्याल रखता था। तुम्हें तो पता ही है मैं अपने पापा के पैसे यूज़ नहीं करता और जो बिजनेस मैंने खड़ा किया है वो मैंने खुद अपनी मेहनत और पैसों से खड़ा किया है। तो मेरी लाइफ बिल्कुल भी लग्जूरियस नहीं थी, मैंने काफ़ी मेहनत की है और ये जो मैं तुम्हारे साथ अभी हूँ ना, ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग की तरह है। ये सुन के जाओयन भी खुश हो जाती है और दोबारा से उसकी मालिश करने लगती है। पर टेंगजू को इधर बुलाते हैं डायरेक्टर जू और उन्हें कहीं ना कहीं पता चल गया होता है कि उसकी छोटी कंपनी ने गुचुएन का डिज़ाइन कॉपी किया था। टेंगजू बोलता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि वो पूरी तरह से मेरी कंपनी नहीं है, मैं उस डिज़ाइन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कि डिज़ाइनर लोग क्या करते हैं। डायरेक्टर जू बोलते हैं, अच्छा ठीक है मैं समझ रहा हूँ, उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। टेंगजू फिर भी अपनी बात समझा रहा होता है पर वो एक नहीं सुनते उसकी। जब वो अपने ऑफिस में बैठा होता है तब असिस्टेंट लियू अंदर आता है और उसको डॉक्यूमेंट साइन करने को देता है। बताता है कि आपकी सीईओ बनने की रिक्वेस्ट कैंसिल या खारिज हो चुकी है और आप अब सीईओ नहीं बन रहे हैं, पर फिर भी डायरेक्टर जू ने आपको अपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में डिपार्टमेंट मैनेजर बना रखा है, तो आप इस डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर लीजिए। टेंगजू बड़े गुस्से में उस डॉक्यूमेंट्स में साइन कर लेता और कुछ भी नहीं बोलता। वो बहुत गुस्से में होता है क्योंकि जहां वो सीईओ बनने वाला था अब वो केवल एक डिपार्टमेंट मैनेजर बन के रह जाएगा। सू मनली अपने घर जा रही होती है कि तभी उसको कॉल आता है गुचुएन का और वो उसे ऑफिस में मिलने के लिए बुलाता है। जब वो वहां पहुंचती है तो गुचुएन उससे बोलने लगता है कि मैं बहुत टाइम से तुम्हारा इंतजार कर रहा था पर तुम मेरे पास आई ही नहीं। अगर तुम मेरे पास आके माफी मांगती तो मैं तुम्हें उसी समय माफ कर देता, पर तुमने तो आके अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं की। सो मनली फिर भी अनजान बन के बोलती है कि आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। गुचुएन तभी बोलना स्टार्ट करता है कि मैंने तुम पे कितना भरोसा किया था, एक वर्किंग पार्टनर की तरह, एक दोस्त की तरह। तुम हमेशा हमारी कंपनी की सबसे अच्छी एम्प्लॉय रही हो और मेरी सबसे अच्छी वर्किंग पार्टनर, और तुमने मुझे ऐसे धोखा दिया। तुमने मेरे डिजाइन्स उठा के टेंगजू को दे दिए कंपनी में इतने साल काम करने के बाद भी। सू मनली फिर भी इनकार कर रही होती है पर गुचुएन बोलना शुरू करता है कि मुझे सब पता है तुमने क्या किया है। सू मनली तो अपनी नजरें तक नहीं मिला पाती है उससे, वो आंखें झुकाकर उससे सॉरी बोलती है, उससे माफी मांगने लगती है। इतने में गुचुएन कहता है, और साथ ही तुमने जियाओनिंग के साथ भी बहुत बुरा किया है। जब से वो इस ऑफिस में आई है वो हमेशा तुम्हारी गाइडेंस लेने के लिए तरसती है और वो तुम्हें कितना रिस्पेक्ट करती है, उसने कभी भी तुम्हें कोई भी हार्म नहीं पहुंचाया है और तुमने उसके साथ इतना ज्यादा बुरा किया। पर लग रहा होता है कि सू मनली के भेजे में अभी भी बात नहीं घुस रही। वो फिर भी उससे पूछने लगती है कि आखिर मैं जियाओनिंग से कैसे हार गई, आखिर 6 सालों में भी मैं आपके दिल में जगह क्यों नहीं बना पाई और वो कुछ टाइम में ही आपकी इतनी ज़्यादा फेवरेट हो गई कि आप उसे इतना पसंद करने लग गए। गुचुएन कहता है कि ये मेरी पर्सनल लाइफ के क्वेश्चन है और मैं इन्हें आंसर करना ज़रूरी नहीं समझता। साथ ही तुम अपना सामान पैक कर लो और इस कंपनी से निकल जाओ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता, और वहाँ से चले जाता है। सू मनली बस मुंह झुकाकर आंसू टपका रही होती है और कुछ भी नहीं बोलती। और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। क्या टेंगजू सू मनली के साथ मिलके कोई और नया कांड करेगा या सू मनली वापस जाके गुचुएन से माफी मांग लेगी और अपनी जॉब बचा लेगी? जानने के लिए आपको देखना होगा अनदर पार्ट और उसके लिए करना होगा सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।